Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 20th August, so let's get started. First news is with respect to this हेमा कमेटी। ये केरल गवर्नमेंट ने सेटअप की थी बिकॉज काफी ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के ऐसे केसेस आ रहे थे, रिपोर्ट्स आ रही थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। अब ये सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये बात शायद इंडिया की हर रीजनल इंडस्ट्री पे इक्वली एप्लीकेबल है। ओके, सो चलिए इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं इस रिपोर्ट के। एक्चुअली रिपोर्ट सबमिट काफी पहले कर दी गई थी, लेकिन केरल गवर्नमेंट ने इसको जानबूझकर रिलीज नहीं किया था। मेजर फाइंडिंग्स क्या रही है रिपोर्ट की? द इंडस्ट्री इज इन क्लचेज ऑफ सर्टेन मेल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स। ये चीज इक्वली बॉलीवुड पर भी लागू होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी लागू होती है, और जितनी भी हैं, ठीक है, सभी पर। क्योंकि पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उस पे दबदबा रहता है कुछ पर्टिकुलर लोगों का। वो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, वो डायरेक्टर्स भी होते हैं, वो एक्टर्स भी होते हैं। जैसे एक फराह खान के भाई का नाम आई डोंट रिमेम्बर, साजिद खान शायद, ठीक है, उस पर भी काफी एलिगेशंस लगे हैं अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। कई एक्ट्रेसेस ने उस पर भी लगाए। कास्टिंग काउच इज ए रियलिटी, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन बाय द कमिटी, कि सेक्सुअल फेवर लिए जाते हैं आपको रोल देने के लिए या किसी भी तरह का काम देने के लिए। इवन जो सेट्स होते हैं वहां पर चेंजिंग रूम या टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं, स्पेशली मोर इम्पोर्टेंटली फॉर जूनियर आर्टिस्ट। K. Hema Committee report on the issues faced by women in Malayalam film industry has revealed horrid tales of sexual exploitation, illegal ban, यानी अगर आप किसी की गुड बुक से बाहर हो गए तो फिर आपको पूरी इंडस्ट्री में कहीं पे काम नहीं मिलेगा। Illegal bans, discrimination, drug and alcohol abuse, and wage disparity, and in some cases inhuman working conditions, especially for those people, स्पॉट बॉयज, लाइटनिंग, कैमरामैन एंड ऑल दोज पीपल्स। ओके, उनके लिए और ज्यादा ग्रेव है सिचुएशन। Some of the witnesses provided the video and audio clips and screenshot of WhatsApp messages as proof of casting couch attempts. अब बात ये होती है कि अगर आप इनके फेवर से, इनकी गुड बुक से बाहर हो गए तो फिर आपको लाइफ में कभी काम नहीं मिलेगा उस इंडस्ट्री में, ठीक है। इसलिए वो लोग बहुत रेयरली कभी अप्रोच करती हैं पुलिस को, फियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम पावरफुल फोर्सेस इन द इंडस्ट्री एज वेल एज साइबर अटैक्स। नाउ सी, ये सिर्फ बात यहाँ पे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नहीं है, ठीक है। शिल्पा शेट्टी और उसके हस्बैंड का केस भी हमने देखा था, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी चल रही थी, उसके बाद अचानक से वो इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई, ठीक है। आपने बिहार के मुजफ्फरपुर ऑर्फनेज होम का केस भी सुना होगा। वहां पर भी 13 साल 14 साल की बच्चियों ने कहा था कि हमें ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के पास भेजा जाता है जबरदस्ती। राइट? तो ऐसा नहीं है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसमें पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग नहीं इन्वॉल्व होते, सब होते हैं, ठीक है। सबके पास वो सेक्सुअल फेवर्स के लिए लड़कियां भेजी जाती हैं, ये रियलिटी है, हर इंडस्ट्री की है, ठीक है। ऑर्फनेज होम में इस तरह के केसेस कई बार देखे गए। जूनियर आर्टिस्ट आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेटेड। प्रोडक्शन कंट्रोलर्स हैव ए मेजर रोल इन गेटिंग पीपल बैंड फ्रॉम द सिनेमा। अगर आप एक बार किसी के फेवर से बाहर हो गए तो फिर आपको इंडस्ट्री में कहीं काम मिलेगा नहीं। और वैसे ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत का भी केस था। जूनियर आर्टिस्ट इन सम केसेस आर ट्रीटेड वर्स देन स्लेव्स विद वर्क एक्सटेंडिंग अप टू 19 आवर्स। और इसके बाद फिर डिलेड पेमेंट का इशू भी है इसमें। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बनाई जाती है, वो हर जगह बनाई जाती है। बट मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया था कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी वो उन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने की बजाय उल्टा उनको और प्रेशराइज करती है कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, कुछ आपस में एडजस्ट कर लीजिए, कुछ मैनेज कर लीजिए, आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए और इस मैटर को बढ़ाइए मत, ठीक है। अब अगर सीधे पुलिस के पास जाता है विक्टिम तो फिर दिक्कत यह है कि क्या आपने पहले इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को बताया ये? अब अगर वहां पे बताते हैं तो उल्टा वो आपको प्रेशर देना, आपको हैरेस करना, आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेशराइज करने लगते हैं करियर के बारे में बता के, राइट। तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाए तो दी गई हर जगह, बट इट कैन बी इनइफेक्टिव एज द पावरफुल पर्संस कैन थ्रेटन और कोवर्स द आईसीसी मेंबर्स। आफ्टर ऑल बैठे तो वहां भी लोग ही हैं, ठीक, उनको भी दबाव पड़ता है इन बड़े लोगों का टू डील विद द कंप्लेंट इन मैनर दे डिमांड। So what is the recommendation? Recommendation is that government should enact an appropriate statute and constituted tribunal to address all these issues. Alright, तो ये हर चीज हर जगह पर लागू होती है, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें या किसी भी, अगर आपको आर्ट
फील्ड, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर फील्ड के आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए तो हर जगह इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। यूनियन गवर्नमेंट रूल्स आउट दी सेंट्रल लॉ फॉर डॉक्टर सेफ्टी। कल भी हमने इसकी बात की थी। स्टेट लेवल पर लगभग सभी स्टेट्स ने डॉक्टर्स की सेफ्टी, हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए लॉस बनाए हुए हैं, और ये लोग डिमांड कर रहे थे कि सेंट्रल लॉ बनाइए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो पूरे इंडिया में। लेकिन सेंटर ने कहा देखिए हम नहीं बना सकते, स्टेट गवर्नमेंट से बना रखिए। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उन लॉस का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है, राइट, दैट इज वन थिंग। दूसरा, दैट हेल्थ एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों आते हैं स्टेट लिस्ट में। तो अगर इन पे लॉ बनाएंगे तो फिर वो हम इन्फ्रिंज कर जाएंगे अपने 7th शेड्यूल को। यूनियन गवर्नमेंट हैज रूल्ड आउट नीड टू ब्रिंग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर a uniform framework for protecting healthcare workers, stating that almost all states have laws in place to ensure their safety। तो जो चीज स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है उस पर दोबारा लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग जो इंश्योर करनी है वो है कि इन लॉज का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। सेंटर इशूड एन ऑर्डर टू इंक्रीज द सिक्योरिटी बाय 25% इन ऑल हॉस्पिटल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, आप मार्शल डिप्लॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करते हो दैट ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन बेलेबल। सेंटर ने अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन जो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर रजिस्टर करनी होगी हॉस्पिटल्स को या कॉलेजेस को, अगर वहां पर ऐसा कुछ होता है विद इन 6 आवर्स उन्हें ये एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, सीसीटीवी लगाइए, एक्स्ट्रा लाइटिंग लगाइए ताकि आप ड्यूटी करके अपने हॉस्पिटल से हॉस्टल तक वापस जा रहे हो तो वो सेफ हो। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इज द नीड ऑफ द आवर। अब इस टॉपिक को हमने कल समझा था, आज एक बार फिर से थोड़ा सा इसके कुछ और एक्स्ट्रा मेजर्स देख लेते हैं। कल हमने जो कवर किए थे वो सिर्फ हमने वो पॉइंट्स कवर किए थे जो एडिटोरियल में आए थे एग्जैक्टली, ठीक है। आज इसको दोबारा से एक बार और डिटेल में करते हैं। हम क्या कुछ कर सकते हैं इनके लिए। हम लीगल प्रोटेक्शन बढ़ानी होगी, हमें सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने होंगे, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज लानी होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है, जो कि इस केस में देखा गया कोलकाता में डिले हुआ, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, एंड दूसरा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। बाकी मैंने इसके प्रॉपर नोट्स आपको दे दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, अब फर्स्ट थिंग इज कि हमें एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत है। और सिर्फ लेजिस्लेशन बनाना ही नहीं है बल्कि उसकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करने की भी जरूरत है, एंड तब जाकर हम एक लीगल प्रोटेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। और उसके बाद दूसरा हमें जरूरत पड़ेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की, ताकि अगर उनके अगेंस्ट इस तरह की कुछ चीजें हो भी जाती है तो एटलीस्ट उनके जो केसेस हैं उनको हम फास्टली हैंडल कर सकें, और ताकि जो सजा होगी लोगों को वो एक लेसन होगा दूसरों के लिए कि आप इवन इन द हीट ऑफ द मोमेंट यू कैन नॉट मिसबिहेव विद द हेल्थ प्रोफेशनल, ओके। एक स्विफ्ट जस्टिस उनको देने की जरूरत है तो जो एक डेटरेंस की तरह भी काम करेगा, राइट। तो लीगल प्रोटेक्शन वी नीड टू थिंग्स, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, एंड सेकंड इज वी शुड मेक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। सिक्योरिटी मेजर पर फर्स्ट इज कि पहले तो हमें ऑन साइट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे ध्यान देना चाहिए, राइट, जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं पर कुछ सर्जरी वगैरह में कुछ गड़बड़ हो जाती है, या नहीं भी हो, नेचुरल डेथ भी हो, तो फैमिलीज को ऐसा लगता है कि ये इन लोगों ने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया। तो फर्स्ट थिंग इज हमें ऑन साइट सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करना चाहिए, स्पेशली इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सेकेंड इज एक पैनिक बटन और अलार्म जैसी चीजें होनी चाहिए, इमरजेंसी अलार्म, जो कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को क्विक अलर्ट दे सके कि आपकी यहाँ पर जरूरत है, ओके, इमरजेंसी वार्ड में या कहीं भी। दूसरा, सर्विलेंस सिस्टम को और बेटर बनाना होगा। सर्विलेंस सिस्टम मीन्स ऑल दोज थिंग्स, सीसीटीवी कैमरास हमें थोड़े बढ़ाने होंगे। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज के लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इज कि इंसिडेंट्स अगर ऐसे कुछ होते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग सिस्टम, ये रिपोर्टिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि विदाउट एनी फियर, ठीक है, विदाउट एनी फियर ऑफ रिटेलिएशन आप अच्छे से अपनी कंप्लेन वहां पर कर सको। ठीक है? जैसे फीमेल डॉक्टर के साथ अगर कोई सीनियर अथॉरिटी, चाहे वो डायरेक्टर हो किसी इंस्टीट्यूट का या सीनियर डॉक्टर्स हो, उनके अगेंस्ट अगर कोई रिपोर्ट करनी है किसी फीमेल डॉक्टर को या इवन मेल डॉक्टर को भी, आजकल जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या मेडिकल फील्ड हो, ये हैरेसमेंट दोनों तरफ इक्वली होता है, ओके। और यूएसए में लॉ भी जेंडर न्यूट्रल है, हमारे यहाँ जेंडर न्यूट्रल नहीं है एक्सेप्ट दी पॉक्सो।
राइट, तो रिपोर्टिंग सिस्टम बेटर बनाना होगा एंड एट द सेम टाइम हमें रेगुलर सेफ्टी ऑडिट भी परफॉर्म करने होंगे यहाँ पर, रेगुलर सेफ्टी ऑडिट, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या रिस्क हैं और क्या प्रोएक्टिव मेजर्स हमें लेने की जरूरत है, द रिस्क एंड द प्रोएक्टिव मेजर्स। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे सब नीचे नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे पास हर हेडिंग के अंडर में एटलीस्ट दो तीन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, एक अच्छा आंसर बना सकें अगर हमसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी तो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में सबसे पहले तो कि हमें कम्युनिकेट कहाँ करना है। सो फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगर हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ है, हमने देख लिया, हमें पता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो हम कहाँ कम्युनिकेट करें, ठीक है। सेकेंड इज देयर शुड बी स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ऐसा नहीं कि आपने मिसबिहेव कर दिया हेल्थ केयर वर्कर साथ, उसके बाद में आप नॉर्मल हुए और बाद में आके कह रहे हो चलिए हो गया हीट ऑफ द मोमेंट में, नहीं, इस तरह का नहीं। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट दिस एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी एडिक्वेट स्टाफिंग। क्योंकि कई बार वर्कलोड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो कई बार डॉक्टर भी गलत कर जाते हैं, डॉक्टर भी उनके साथ मिसबिहेव कर जाते हैं, डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज्यादा है, ठीक है, वर्कलोड ज्यादा है, तो इवन डॉक्टर्स कई बार रूड हो जाते हैं, मिसबिहेव कर जाते हैं, कई बार कुछ वो ऐसे भी होते हैं जो अब्यूज कर जाते हैं, तो फिर सामने वाला भी रिटेलिएट करता है, राइट। तो उसका सॉल्यूशन है कि आप पहले तो एडिक्वेट स्टाफ रखिए यहाँ पर। दूसरा, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट शुड बी द पब्लिक अवेयरनेस। We need to aware the public about the consequences कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स को इतना लाइटली नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन विद लॉ एनफोर्समेंट। राइट, एक अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जा सके कि अगर हॉस्पिटल में इस तरह का कुछ हुआ है तो तुरंत पुलिस या जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी है वो तुरंत उनकी हेल्प के लिए आ सके। ओके, एंड नेक्स्ट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। दैट कैन बी क्विकली, जिसको डिप्लॉय किया जा सके इन इवेंट ऑफ वायलेंट केसेस, जैसे कि अभी कोलकाता में हुआ जब ऑलमोस्ट 7,000 लोगों का मॉब हॉस्पिटल में एंटर कर गया। इंस्टीट्यूशनल सॉरी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जैसे आपके सीसीटीवी वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई पॉइंट आता है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अलर्ट। ये बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के पेशेंट्स का एक रिकॉर्ड रखा जा सके कि यार ये आदमी पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, ये वायलेंट हो जाता है, ओके, ही हैव दैट हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। तो इस तरह का एक अलर्ट हो कि अगर जैसे अब पता होता है कि ये थोड़ा इस पे पुलिस केस चल रहे हैं, मारपीट के केस चल रहे हैं या दादागिरी के केस चल रहे हैं, तो ऐसे आदमी का डेटा होना चाहिए और जब वो किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो देयर शुड बी सेंट एन अलर्ट दैट दिस पर्सन हैज सच काइंड ऑफ नेचर। तो एटलीस्ट जब आप इसको ट्रीट कर रहे हो यू शुड हैव दैट एडिक्वेट सिक्योरिटी और मार्शल अराउंड यू, राइट। तो ये 6 पॉइंट्स काफी हैं तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको अंडर 6 हेडिंग्स ये चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। ये नोट्स हैं, आपको मिल गए होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह। मैं नोट्स आपको पहले इसलिए देता हूँ ताकि आप उसको एक बार रीड कर लें, पहले आप देख लें उसको अच्छे से, फिर आप वीडियो वॉच करें ताकि आप बेटर समझ पाएंगे चीजें, ठीक है। गोल यही होता है कि आप खुद अपने दिमाग को उसमें यूज कर सकें कि हमें क्या यहाँ से याद रख सकते हैं डिस्कशन सुनते सुनते। इट्स नॉट जस्ट कि बस देख लिया रैंडम न्यूज एनालिसिस, ऐसा नहीं, सीखने के लिए देखो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंड किया अपने 2019 के लॉ को और ट्रिपल तलाक को लेकर जो था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिपल तलाक अबॉलिश होना चाहिए, फिर 2019 में पार्लियामेंट ने इसके लिए एक्ट भी बना दिया, ट्रिपल तलाक इज अबॉलिश। तो इसके अगेंस्ट फिर दोबारा पेटिशन डाली गई कि आप इसको रिव्यू कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो। उसने डिफेंड किया है कि हमने जो ये जो 2019 का लॉ है ये बिल्कुल सही है, क्रिमिनलाइज किया गया है ट्रिपल तलाक को और आप बिल्कुल नहीं दे सकते। ये अगर आप देते हो इन केस तो फिर आपको 3 साल की सजा होती है, ठीक है? उसमें और कुछ नया नहीं है। यहाँ पे यूक्रेन और रशिया को लेकर इंडिया कह रहा है कि हम दोनों के साथ अपने अपने लेवल पे डील कर रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म देखिए, दिस इज नॉट ए जीरो सम गेम। इसका मतलब क्या है जीरो सम गेम का? जीरो सम गेम का इट्स नॉट लाइक कि जैसा आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, इधर यूर ऑन माई साइड और देयर साइड, इस तरह का जीरो सम गेम नहीं है। दोनों के साथ डील किया जा सकता है, दोनों के साथ फ्रेंडशिप रखी जा सकती है बेस्ड ऑन certain factors. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज नेवर ए जीरो सम गेम। वो यूएसए का एटीट्यूड था कोल्ड वॉर के टाइम
ईदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। ओके, आगे चलते हैं। याक्स फ्रॉम चाइना स्ट्रे इन ईस्टर्न लद्दाख। ये होता रहता है, ठीक है। करीब 40 याक्स जो हैं वो इंडिया की बॉर्डर एलएसी क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ गए हैं, ठीक है। ये होता रहता है, हमारे इधर से भी उधर जाते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसी के कंटेक्स्ट में एक चीज समझिएगा, पुश एंड शो पॉलिसी चाइना की, ठीक है। पुश एंड शो पॉलिसी ये क्या है? पुश एंड शो पॉलिसी में चाइना क्या करता है, पहले अपने यहाँ से इस तरीके से रेगुलर 40-50 याक भेजना, आगे भेजना चालू कर देगा। ठीक है, अब उनको मारा मारा तो जाएगा नहीं, ठीक है। फिर चाइनीज क्या करते हैं अपने फार्मर्स को, ठीक है, कि जाओ अपनी याक्स लेके आओ। फिर वो धीरे धीरे इन याक्स को यहीं पे चराना शुरू कर देते हैं, जो कि या तो नो मैन जोन रहा हो, ठीक है, या इवन इंडिया की टेरिटरी भी रही हो, तो ध्यान नहीं देते हैं। फिर कई साल तक इनको ये आदत हो जाती है, उसके बाद फिर चाइनीज अथॉरिटीज ये क्लेम करने लगती हैं कि ये तो हमारे फार्मर्स हिस्टोरिकली यहाँ पे हमारे फार्मर हिस्टोरिकली ये काम करते आए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कैटल को ग्रेजिंग के लिए लेते आए, तो ये हमारा एरिया है, ये कोई नो मैन लैंड नहीं है, ना ही ये कोई इंडिया का लैंड है। इसे कहते हैं पुश एंड शो पॉलिसी। और इसमें चाइना क्या करता है कि पहले ये 2 कदम आगे भेजेगा, ठीक है। पहले याक्स को भेजा, फिर फार्मर्स को भेजा, फिर क्लेम किया कि ये तो ग्रेजिंग लैंड है हमारे फार्मर्स का, तो ये चाइना की टेरिटरी हो जाएगी। फिर इंडिया के साथ नेगोशिएशन शुरू करेगा। तो अब हो ये जाता है कि नेग्लिजेंस में ये आ जाता है 2 कदम आगे, फिर ये नेगोशिएशन शुरू करता है, और फिर बाद में नेगोशिएशन के बाद कहता है चलिए आप भी 1 कदम पीछे हट जाइए इंडिया वालों, और हम भी 1 कदम पीछे हट जाते हैं। जबकि ये भाई साहब आए थे 2 कदम आगे। तो फिर जो चाइनीज एलएसी यहाँ होती थी, वो चाइना की एलएसी, इंडिया चाइना की एलएसी खिसक के कहाँ आ जाएगी, यहाँ, ठीक है। इसे कहते हैं पुश एंड शो पॉलिसी। इसमें ये अपने यहाँ की जो लोकल फार्मर्स हैं उनका यूज करता है, हर्डर्स का यूज करता है। ऑलराइट, उस कंटेक्स्ट में मुझे आपको ये न्यूज समझानी थी, बाकी ये सब चलता रहता है। ठीक, यहाँ पे 2 ग्रेजिंग एरिया में, जैसे लुंकार वैली एंड नीलुंग वैली, जैसे 2 नाम याद रख लीजिएगा, ये ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है। वैसे मुश्किल है कि कभी पूछा जाए, बट याद रखने में कोई बुराई नहीं है। नो सी, अब ये हमारे यहाँ के लीडर हैं बीजेपी के, बहुत बड़े लीडर हैं, छोटे मोटे भी नहीं, कैलाश विजयवर्गीय, ठीक है, मिनिस्टर हैं। ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना, बीजेपी लीडर रेजेस द स्पेक्टर ऑफ ए सिविल वॉर इन नेक्स्ट 30 ईयर्स। इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान के बीच सिविल वॉर देखने को मिल सकती है हमें अगले 30 साल में। अब इतने बड़े लेवल पे बैठे हुए जब लोग कहते हैं, तो फिर देश का माहौल खराब होता ही है, और होगा, ठीक है। 30 साल तो इन्होंने बहुत दूर बोल दिया, अगर ऐसी हरकतें जारी रही तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कल हमने बात कर ली थी लेटरल एंट्री की, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था काफी सारी कमिटीज, जैसे नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 2002 में, वेंकट चिलैया कमीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने रेकमेंडेड किया था सबसे पहले कि लेटरल एंट्री लेकर आते हैं। उसके बाद फिर सेकंड एआरसी ने भी रेकमेंड किया था कि हाँ लेके आओ, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के साथ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होना चाहिए। कल के लेक्चर में आपने देखा होगा, इस सेकंड एआरसी के चेयरमैन यही थे, मिस्टर वीरप्पा मोइले। अब बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है कि आप ही लोग लेकर आए थे ये, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा था कि हमें स्पेशलिस्ट लाने हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज में, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में लाने हैं, ठीक है। या अगर एनजीओ वगैरह को इन्वॉल्व करना है, कोई अच्छे कैलाश सत्यार्थी जैसे लोगों को, तो हम चाइल्ड एंड वुमेन मिनिस्ट्री में ला सकते हैं। हर जगह नहीं लाना है। आपने 45 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने ये जो रिफॉर्म सजेस्ट किए थे हमने सेकंड एआरसी में, वी सजेस्टेड इट ओनली फॉर द स्पेशलिस्ट पोस्ट। जैसे इकोनॉमी के लिए आपको चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको चाहिए, स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए कहा था हमने, हर एक चीज के लिए नहीं कहा था कि आप सारी सेक्रेटरीज को उससे रिप्लेस कर दो। अब देखिए इसमें होता ये, कल भी हमने डिस्कस किया था। अब ये सोचिए कोई एक सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल पर आदमी लेटरल एंट्री के थ्रू अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से आया 3 साल के लिए डायरेक्ट। अब इमेजिन कीजिए कोई अक्षत जैन जैसे, सृष्टि देशमुख या श्रुति शर्मा जैसे, ये 25-30 साल की सर्विस करके ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं। उसके बाद उनके ऊपर बैठा हुआ एक आदमी जो अभी जिसने ज्वाइन किया कुछ ही दिन पहले प्राइवेट सेक्टर से आगे, डू यू थिंक ये लोग कॉपरेट करेंगे इसको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में? नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज सीरियस नो इंटरेस्ट, ठीक है। हर इंसान जो 21-22 में जल्दी सेलेक्ट होता है, उसका ड्रीम यही होता है कि मुझे भी टॉप पोस्ट पे पहुंचना है। बट अगर प्राइवेट सेक्टर से आया हुआ आदमी हमारे ऊपर बॉस बन के बैठ जाएगा, तो देयर विल बी सीरियस इशू ऑफ कॉपरेशन, ये चीज होगी। ओके, तो ये उसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं। बाकी ये टॉपिक हमने कल अच्छे से कवर कर लिया था, हम दोबारा नहीं करेंगे इसको। सुप्रीम कोर्ट आज जजमेंट देगा ऑन राइट टू प्राइवेसी ऑफ द एडोलसेंट।
क्या जो टीनेजर बच्चे हैं इनको भी राइट टू प्राइवेसी है? क्योंकि कैलकाटा हाई कोर्ट ने बहुत ही घटिया बात कही थी यहाँ पे कि लड़कियों को अपनी वर्जिनिटी और अपनी सेक्सुअल अर्ज को दबा के रखना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट विल प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट ऑन सुमोटो केस कंसर्निंग द राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्वीपिंग रिमार्क मेड इन कैलकाटा हाई कोर्ट एडवाइजिंग द एडोलसेंट गर्ल्स टू कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्ज। तो अगर कुछ ज्यादा काम का निकल के आएगा तो हम देखेंगे कल के पेपर में। क्लीन गंगा मिशन, क्लीन गंगा मिशन हैड फ्लैग्स स्लो पेज ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब ये मिशन ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको आपको लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, 1986 का। इसी के अंडर में एक बॉडी बनाई गई, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, राइट। इस बॉडी को मोदी जी ने आके अबॉलिश कर दिया 2016 में, और इसको रिप्लेस कर दिया गया विद नेशनल गंगा काउंसिल, राइट। नेशनल गंगा काउंसिल से रिप्लेस कर दिया उन्होंने 2016 में, और इसके हेड खुद बन के बैठ गए प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। पहले भी ये जो बॉडी थी उसके भी प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करते थे, और यहाँ भी इसके प्राइम मिनिस्टर ही थे। ओके, अब इसका एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है, दैट इज जो हमारा न्यूज है आज का, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के भी दो आर्म्स हैं। एक है यहाँ पे इसका अपना काउंसिल, ये जो पूरी प्लानिंग करता है पॉलिसी की, और दूसरा है इसका एग्जीक्यूटिव कमिटी जो कि इम्प्लीमेंटेशन का काम देखता है, राइट। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इस पूरे को 5 टियर स्ट्रक्चर इसके लिए बनाया गया। फर्स्ट, सबसे ऊपर नेशनल गंगा काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। इसके अलावा एक एम्पावर्ड टास्क फोर्स बनाई गई अंडर द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। थर्ड इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इंप्लीमेंटिंग आर्म है इसी का, नेशनल गंगा काउंसिल का, ठीक है, इसी का इंप्लीमेंटेशन करने वाला आर्म है, और इसके अपने दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तरफ इसका काउंसिल है, और दूसरा इसकी तरफ एग्जीक्यूटिव है जो कि पूरा डिसाइड करेगा। दूसरा स्टेट लेवल पर कमेटी बनाई जाएगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई जाएगी जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ये जब डिस्ट्रिक्ट से पास हो रही है तो उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसका 5 टियर स्ट्रक्चर हो गया, राइट। और ये अब कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बॉडी थी ये रिप्लेस हो चुकी है, ये वाली काउंसिल को ही रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया है, और इसके अंडर में ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जो कि इसका इंप्लीमेंटिंग आर्म है जो सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर से क्लैरिटी हो गई कि इसका स्ट्रक्चर क्योंकि कंफ्यूज करता है अपने आप में। नाउ दिस, अब इस बॉडी की बात करते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। दिस वाज लिस्टेड एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। क्या है ये? इंप्लीमेंटेशन आर्म था इसका, इस बॉडी का, जिसको अब रिप्लेस कर दिया गया बाद में, ओके, वो डिसॉल्व कर दी गई 2016 में। ऑब्जेक्टिव वही सब था, पॉल्यूशन कम करना है, इंश्योर करना है रिजुविनेशन। लेकिन इसमें चैलेंजेस काफी सारे फेस किए हैं और उसी वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये काफी डिले चल रहा है। अब इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद से रीड कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन करना, क्योंकि आप कई बार क्या है, डीपीआर जो होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बना तो लेते हो आप, फिर उसके बाद देखते हो कि यार यहाँ पे लैंड एक्वायर करना मुश्किल हो रहा है। जैसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है पहले, ठीक, ताकि सीवेज का गंदा पानी उसमें ना जाए। अभी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए आपने पहले डीपीआर वगैरह सब कर ली, देख लिया कि हमें कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, लेकिन फिर जब लगाने के लिए इसके लिए लैंड एक्वायर करना है तो फिर वो लैंड एक्विजिशन मुश्किल हो रहा है। और स्पेशली गंगा जहां से निकलती है ना, बहुत ही हैवी पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत पॉपुलेशन है वहां की, डेंसिटी, और तो उसमें लैंड एक्विजिशन हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से डीपीआर बार बार रिवाइज होती रहती है। लैक ऑफ लोकल इनिशिएटिव, state governments are under the impression that building treatment plants was entirely center's responsibility। उनको लगता है कि सेंटर का काम था, ये हमारा नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट, उसका सेग्रीगेशन, उसकी रिसाइकलिंग, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल एट सोर्स, ठीक है, बट वो चीज हो नहीं रही है यहाँ पर। वेल देयर आर प्लान्स टू क्रिएट ए कार्डर ऑफ विलेज एंड टाउन लेवल वॉलंटियर्स, ये बात की थी हमने, ठीक है, गंगा वॉलंटियर्स बनाने की, टू मॉनिटर द वाटर क्वालिटी एंड सपोर्ट लोकल बॉडीज। द मिशन हैज फेस्ड चैलेंजेस इन इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग दिस इनिशिएटिव्स। इसके अलावा इम्प्रॉपर फंडिंग, आपने कितनी एलोकेट की थी? 20,000 करोड़, ठीक है, अभी तक दिए जा चुके हैं। और उसके अलावा भी आपने ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स अप्रूव भी कर दिए, बट उसमें सिर्फ अभी रिलीज कर रहे हैं आपने 14,000 करोड़, तो उससे भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देयर इज अ क्रिटिसिज्म दैट नॉट एडिक्वेटली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फ्लोइंग इनटू गंगा, ठीक है, हमने रखा ना विरल धारा एंड ऑल दोस थिंग्स।
Many towns and cities along the river lack proper waste treatment infrastructure, allowing untreated waste to enter the river. इसके अलावा inadequate sewage coverage, improper waste disposal and all those things. यहाँ पर हमारे मोस्टली फोकस किन चीजों पे था? निर्मल धारा, ठीक है। इसके अलावा अविरल धारा, ठीक है। अविरल मीन्स कंटिन्यूस फ्लो, ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए इतना। निर्मल धारा इज लाइक अनपॉल्यूटेड फ्लो होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल एक एग्रीकल्चर कीजिए उसके अराउंड, गंगा के जो फ्लड प्लेन है उसके अराउंड अगर हम केमिकल वाला फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे तो वो जाके यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो व्हाट वी वांट इज कि आप ज्यादा से ज्यादा इस बेल्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। इकोलॉजी रिस्टोरेशन, तो उसमें हम फॉरेस्टेशन करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, ताकि ज्यादा सिल्ट और ना आए रिवर में। जियोलॉजिकल सेफगार्डिंग, डिजास्टर प्रोटेक्शन एंड रिकवरी, एनवायरमेंटल नॉलेज बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। ये हालांकि विजन 4 ही थे मोस्टली, अविरल धारा, निर्मल धारा, इकोलॉजिकल एंटिटी एंड जियोलॉजिकल एंटिटी। अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इसके चैलेंजेस और फंक्शनिंग, तो अभी तक इसमें कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले नहीं है। यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, देयर इज अ कंसर्न ओवर द टार्डीनेस ऑफ रिवर क्लीनिंग एंड प्रोजेक्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड इन वेरियस स्टेट। Variety of projects have been commissioned since 2015 as part of नमामि गंगे मिशन। ठीक है, नमामि गंगे मिशन इसी के अंडर में आता है। ठीक है, ये जो हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है यही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। दिस वाज द कॉस्टलीस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ सीवेज मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आपने 37,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक आप सीवेज मैनेजमेंट पर ही ठीक से वर्क नहीं कर पाए हो। ओके, आगे चलते हैं। आज दो अच्छे न्यूज आर्टिकल हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो आज दो चीज आपको ऐसे भी मिलेंगी जो ऑलरेडी 2023 के प्रीलिम्स में आपसे पूछी गई। फर्स्ट है यहाँ पे हनी बी का बैगल डांस। ये पूछा गया था 2023 के प्रीलिम्स में। दिस वाज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बीज दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन। ये दो तरह के डांस करते हैं, बैगल डांस एंड सर्कुलर डांस। बैगल डांस एंड सर्कल डांस। ड्यूरिंग बैगल डांस द बी मूव इन ए फिगर ऑफ 8 फॉर्मेशन, जैसा कि आप यहाँ इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये बी इस तरीके से मूव करती है कि एक 8 का फॉर्मेशन बनाती है, काइंड ऑफ नंबर 8। वाइल इन सर्कल डांस में वो जस्ट एक सर्कल में मूव कर देती हैं। अब ये देखिए कि इंडिकेट क्या करता है, बैगल डांस इंडिकेट बोथ डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन, कि हमें जहां जाना है उसका डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन कितनी है, ये बैगल डांस के थ्रू बताते हैं। जबकि सर्कल डांस इंडिकेट ओनली द डिस्टेंस टू द हाइट, कि कितनी दूर जाना है, वो डायरेक्शन नहीं बताता है सर्कुलर डांस। तो बैगल डांस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, लेकिन अगर कभी डिटेल में जाएगा तो बैगल डांस और सर्कुलर डांस में इतना ही फर्क है कि बैगल डांस आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बताता है, सर्कुलर डांस सिर्फ आपको डिस्टेंस बताता है, डायरेक्शन नहीं। पोलियो वैक्सीन इन गाजा। अब गाजा पोलियो फ्री हो चुका था, लेकिन जिस लेवल का भी डिस्ट्रक्शन वहां चल रहा है तो इनका वैक्सीनेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो बच्चे जो पैदा भी हो रहे होंगे या जो भी छोटे हैं जिनका वैक्सीनेशन बाकी था, तो फिर पोलियो के केसेस वहां पर बढ़ना शुरू होंगे। अब यहाँ पे इसराइल को समझना चाहिए कि पोलियो जैसी बीमारी ऐसा नहीं है कि गाजा में फैलेगी तो कल को आपकी कंट्री में आपके लोगों तक नहीं पहुंचेगी, वो वहां भी पहुंचेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, सीज फायर करके एटलीस्ट बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। द थ्रेट ऑफ पोलियो इज राइजिंग फास्ट इन द गाजा स्ट्रिप। पोलियो was eradicated in Gaza 25 years ago, and the territory has become a breeding ground for the virus now because they lack clean water, disposal of sewage, landfills बढ़ते जा रहे हैं। पोलियो is actually a highly contagious, transmit only through contact with contaminated faces। ठीक है, और वहां पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम चली रही है, फूड एंड वाटर, एंड कैन कॉज डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड इरिवर्सिबल पैरालिसिस। सो और एक और प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन अगर पहुंचाना भी चाहें तो वैक्सीन को जरूरत होती है रेफ्रिजरेट करने की। ठीक है, एंड दैट हैज बिकम डिफिकल्ट इन गाजा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज स्कार्स। पोलियो वगैरह मैं आपसे कवर नहीं कर रहा हूँ, वो उतना आप पढ़ चुके होंगे। ये सोनिया गांधी जी ने लिखा है ये आर्टिकल खादी को लेकर। खादी मैं आपसे अलग से कवर करूंगा, बाकी आपको ये आर्टिकल पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मुझे उतना काम का नहीं लगा। प्रोटेक्टिंग इंडियाज कैपिटल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में हमने 4 दिन पहले जब एक डिस्कशन किया था तब हमने कहा था कि इंडिया ने इसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काफी सारी लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है, तो ये सब कैसे प्रोटेक्ट होंगी। तो इस आर्टिकल में इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनको देख लेते हैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक लॉ। पहले हम यही देख लेते हैं कि क्या बांग्लादेश में ऐसे कोई डोमेस्टिक लॉ है जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो सके। इंडियन कंपनीज कैन इनिशियली लुक टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट अंडर द डोमेस्टिक लॉ ऑफ बांग्लादेश, पर्टिकुलरली थ्रू फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्ट जो उनके यहाँ पर है।
However, as domestic law can be altered by a new government, this option carries inherent risk. अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो इस लॉ को चेंज भी कर सकती है, तो रिस्क तो यहाँ पर है। ठीक है, तो डोमेस्टिक लेवल पर तो हमें उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। कॉन्ट्रेक्चुअल सेफगार्ड, यानी कि आपने जब वहां की किसी कंपनी के साथ टाई अप किया होगा तो क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई इस तरह के सेफगार्ड्स लिखे हैं? Companies might rely on the contracts that have been established between them and Bangladeshi entities or the government. Now these contracts might include, ठीक है, इन्हें भी श्योर नहीं है, might include the clauses, वो तो दो लोगों की डील होती है तब उनके बीच की बात है। It might include the clauses that offer protection or compensation in event of adverse government actions. क्या आपने ऐसा कोई क्लॉज रखा था कि अगर कल को गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है तो हम दोनों एंटिटीज आपस में किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है? However, contracts may be limited value if the state decides to take sovereign action that overrides such agreement. अब अगर सपोज वहां पे अडानी ग्रुप ने कोई पावर प्लांट लगाया, अब नई सरकार कहे कि हम इसको नेशनलाइज कर रहे हैं पावर प्लांट को, तो आप कुछ कर सकते हो ना आपका जो वहां पे पार्टनर एंटिटी है वो कुछ कर सकती है। तो इसके भी कोई ज्यादा चांसेस नहीं है। ये ज्यादा चांसेस है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। इसमें पहला आता है इंडिया बांग्लादेश के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी है। दूसरा जॉइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स। Indian companies can leverage protections offered by 2019 India-Bangladesh Bilateral Investment Treaty, which include provisions for fair and equitable treatment and protection against unlawful expropriation. The BIT also allows for investor-state dispute settlement, क्योंकि BIT में ये एक प्रोविजन होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्वेस्टर का अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल करना है, विच इनेबल इंडियन कंपनीज टू यूज to sue the Bangladeshi government in international tribunal if the treaty is breached. तो अब अगर यहाँ पे नुकसान होता है तो फिर हमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ही जाना होगा बांग्लादेश की गवर्नमेंट को लेकर। चैलेंजेस विद जॉइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स। डेस्पाइट द प्रोटेक्शन अंडर द बीआईटी 2017, अब ये हमने गलती की थी 2017 में हमने जॉइंट इंटरप्रिटेटिव नोट, दिस कुड कॉम्प्लिकेट द मैटर, दिस was adopted to clarify certain aspects of the treaty. This has potential to dilute the protections originally offered under the BIT, particularly concerning taxation and FAT standards, that is fair and equitable sharing. Okay, तो ये जो हमने किया था जॉइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स, ये एक हिंड्रेंस पैदा कर सकता है इस BIT में। डिप्लोमेटिक चैनल एंड नेगोशिएशन, अब यही एक तरीका है कि पहले डिप्लोमेटिकली अगर हो जाए तो बेटर है। इंडियन कंपनीज कैन सीक असिस्टेंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू एंगेज इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन विद बांग्लादेश। सच नेगोशिएशन कैन हेल्प सिक्योर अश्योरेंसेस और कंसेशन that protect their investment. India might leverage its broader economic and strategic relationship with Bangladesh to ensure favorable treatment. क्योंकि देखिए आप आज अगर इंडिया का इन्वेस्टमेंट नेशनलाइज कर देते हो वहां पर या प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हो तो ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश को दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया के इन्वेस्टमेंट की, बिल्कुल पड़ेगी। तो हमारे डिप्लोमेट्स को अपनी ये जो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इसको यूज करना चाहिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मिटिगेशन। Now, Indian companies might consider to diversify their investment within Bangladesh to other regions to mitigate the risk associated with political instability in any single country. Companies should conduct a thorough risk assessment and develop contingency plan that include legal, financial and operational strategies to address potential adverse changes. अब जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हो किसी कंट्री में तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान कि अगर कंटिजेंसी प्लान कि अगर इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन बनी तो हमारे पास क्या लीगल ऑप्शन है, क्या फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज रहेंगी हमारी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट, इवॉल्विंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। गिवन द ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ इंडियाज ग्रोइंग आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, आजकल इंडिया के लोग भी बाहर दूसरे देशों में इन्वेस्ट काफी सारे कर रहे हैं। हम लोग से हमेशा बात करते हैं एफडीआई अट्रैक्ट करने की, लेकिन काफी सारी एफडीआई बाहर भी जाती है हमारे यहाँ से। Indian businesses should advocate for a more balanced investment treaty policy that consider both India's status as a capital exporter and importer. This might involve lobbying for renegotiation of existing treaties or development of new framework that better protect India's investment abroad. Okay, तो अब क्योंकि ये ट्रबल दुनिया के लगभग हर कंट्री में कुछ ना कुछ ट्रबल देखने को मिल रहा है, अब क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है जगह जगह, तो वी नीड टू इंश्योर कि ट्रीटी कुछ इस तरीके की हो कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो प्रोटेक्ट रहें। Tyranny of inequality. Now, India is second most unequal country in terms of income. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस किया, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज इनकम इनइक्वालिटी एंड करप्शन। इस स्टडी में ही ट्राइड टू एक्सप्लोर द कोरिलेशन बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड करप्शन इन इंडिया फ्रॉम 2014 to 22। तो जब से गवर्नमेंट आई है तब से
जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं और सरकार गवर्नमेंट, उनका नेक्सस बहुत बड़ा है थैंक्स टू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। चंदा दो धंधा लो वाली बात थी। सो इसी का कोरिलेशन देखना चाहते हैं, क्या ये इनकम इनक्वालिटी इसलिए और ज्यादा बढ़ी है कि करप्शन बढ़ा है इंडिया में सिंस 2014? वेल्थ एंड इनकम, इन दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है। आज हम, अंग्रेजों के टाइम भी इतनी इनक्वालिटी नहीं थी जितनी आज है। अगर हम वेल्थ की बात करें तो करीब 40% वेल्थ इंडिया की सिर्फ 1% लोगों के हाथों में है। और इनकम, एनुअल इनकम अगर हम बात करें जितनी देश में जनरेट हो रही है, तो एनुअल इनकम का 27% सिर्फ ये 1% लोग कॉर्नर करके ले जाते हैं, राइट। It indicates that top 1% of the income earners now control a disproportionate share of wealth and income, exacerbating economic disparities. अब ये मत कहिए कि सिर्फ ये 1% लोग ही मेहनत करते हैं। नो, द थिंग इज दैट जिसकी सरकार के पास ज्यादा पहुंच है उसको उतना ज्यादा काम मिल रहा है। जैसे मैंने आपको अनिल अंबानी की कंपनी का बताया था, सरकार ने खरीदे राफेल और वहां पे ऑफसेट क्लॉज के थ्रू हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस ग्रुप को दे दिया गया, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। Findings क्या है? First is corruption and rent seeking. The analysis suggests that the intersection of government and business has seen persistent corruption driven by desire of wealthy investors to secure government contract through bribes and other unethical practices. ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, हम आपको बॉन्ड दे देंगे, हम आपको इलेक्शन में डोनेशन दे देंगे, आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट है 3 स्टेट्स, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट वो पूरी ताकत लगा देगी जीतने के लिए। छत्तीसगढ़ उसने जीत लिया लास्ट ईयर, उड़ीसा इस साल जीत लिया है, झारखंड में चुनाव जल्दी होने वाले हैं और वो जीत लेगी। क्योंकि जितना माइनिंग कंपनीज ने बीजेपी को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग दी है, इतनी कहीं किसी ने दी। और ये केयर भी नहीं करते कि ट्राइब्स का क्या होगा, ये जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाए गए उनका क्या होगा, दे डोंट केयर। अभी 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि काफी ब्रॉड ब्रॉड रोड्स बनाए जा रहे हैं, ये कहकर कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मोबिलाइजेशन के लिए, बट इनकी विड्थ देखकर लगता है कि नहीं, ये माइनिंग इक्विपमेंट्स ले जाने के लिए ये रोड्स बनाए जा रहे हैं उड़ीसा में। अभी तो इलेक्शन जस्ट हुई थी, अभी तो सरकार बनी है, जस्ट देखते जाइए। उड़ीसा लॉस्ट द जैम एक्चुअली, उनके जो सीएम थे ही वाज द बेस्ट। Second was globalization natural resources. Globalization has heightened the value of natural resources, leading to greater rent-seeking behavior, where powerful business interests manipulate regulatory agencies to their advantage. अब ये रेगुलेटरी एजेंसीज को मैनिपुलेट करने के लिए ही, अब आपने देखा ना, सेबी का अपॉइंटमेंट करवाया गया मिस बुच का, ठीक है। और मिस बुच जो सेबी की चेयरमैन है, इनके खुद के ही इन्वेस्टमेंट लगे हुए थे अडानी ग्रुप की एक ऑफशोर कंपनी में। तो इस तरीके से रेगुलेटरी एजेंसीज को बाईपास किया जाता है आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा। Speculative investment. Income inequality has been primarily driven by speculative investment such as in mutual fund, whereas more traditional saving avenues like fixed deposit have mitigating effects. आजकल लोग एफडी वगैरह में कम सेव कर रहे हैं, उधर ज्यादा जा रहे हैं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। जुडिशियरीज रोल, ट्रस्ट इन जुडिशियरी ड्रिवन बाय कन्विक्शन रेट्स प्लेस ए क्रिटिकल रोल इन कर्बिंग करप्शन थ्रू द रिलेशनशिप, दो द रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स एंड डिमिनिश ओवर टाइम। ठीक, तो आज कौन सा बेईमान या कौन करप्ट आदमी कन्विक्ट हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की आज तक भी, अभी तक भी ठीक से उसकी पूरी जांच नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने दे दिया डेटा, बात खत्म हो गई। ठीक, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, जबकि डिमांड की गई थी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज शुड इन्वेस्टिगेट दिस। अडानी ग्रुप पे इतने सीरियस एलिगेशन लगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, तो सेबी ने कहा हम खुद करवाएंगे। और सेबी की चेयरमैन पे अब एलिगेशन लग रहे हैं कि वो तो खुद इन्वेस्ट करके बैठी हैं अडानी ग्रुप में। राइट, तो जुडिशरी की तरफ से भी जब तक प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन रेट इंप्रूव नहीं होगा तब तक कोई डर भी नहीं है करप्शन का इनको। पॉलिसी implication, the failure to increase taxes on the wealthy in recent budget is seen as missed opportunity to address the growing income inequality. अब लोग बात तो करते हैं कि वेल्थ टैक्स लगाइए, इनहेरिटेंस टैक्स लगाइए, लेकिन इस तरह की चीजें अभी तक नहीं लगाई जा रही हैं, राइट। और दूसरा, जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है और उसका ज्यादा बर्डन पड़ता है जिसकी इनकम थोड़ी सी कम होती है उस पर। तो इस वजह से इनकम इक्वालिटी और बढ़ती जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स आपने ऑलरेडी 30% से कम कर दिया, ठीक है, 22.5% एंड 15%। तो इसने कॉर्पोरेट के प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ा दिया, तो इनइक्वालिटी और बढ़ती जा रही है। There is a pressing need for greater transparency and accountability within regulatory agencies as well as more competitive political system to tackle the pervasive corruption and its associated economic distortion. ये बस ये सब चीजें सामने ना आए इसीलिए बस ये नारा दिया जाता है कांग्रेस मुक्त भारत वगैरह वगैरह, ऑपोजिशन मुक्त भारत एंड ऑल दोस। बट जो ना समझ बच्चे ये मानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, अदरवाइज कोई वहां आपकी आवाज उठाने के लिए नहीं होगा।
और कोई भी सरकार जिस पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वो सबसे हाईली करप्ट निकलती है। ये इस सरकार के लिए भी ट्रू है और इंदिरा गांधी की सरकार के लिए भी सच था। चेंज इन इंडियाज पावर एक्सपोर्ट रूल। अब रूल्स में चेंज इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे अडानी ग्रुप का एक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। वो अभी तक पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो बनाता था वो एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश को, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे जो ट्रबल चल रहा था तो अडानी ग्रुप को रूल्स चेंज करके ये कह दिया गया है कि अब आप अगर आप ओवरसीज नहीं बेच पा रहे हो तो आप डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकते हो, यानी कि इंडिया को ही सेल कर सकते हो। अब बस मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में। गोडा प्लांट, दिस इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट दैट सप्लाइज ऑल द पावर जनरेटेड टू अनदर नेशन। ओके, बांग्लादेश के साथ इन्होंने साइन किया था 25 ईयर्स तक, ठीक है। दिस इज फर्स्ट। ओके, पोर्ट्स को लेकर एक क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर 2023 में, पोर्ट्स को लेकर एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसे ही दिया था 3 पोर्ट और उनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ भी है। गोडा प्लांट याद रखिएगा, दिस इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसमिशन पावर प्रोजेक्ट दैट सप्लाइज ऑल द पावर जनरेटेड टू अनदर नेशन। यहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड के बारे में कुछ बातें हैं जो कि हमें कच्छ में मिलता है। ये एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज में मिलते हैं मोस्टली, जैसे सवाना ग्रासलैंड, ग्रासी श्रबलैंड एंड ओपन ग्रासलैंड। दे फंक्शन एज अ कार्बन स्टोरेज एज वेल एज क्लाइमेट मिटिगेशन एंड यूजफुल फॉर पॉलिनेशन एज वेल। बट इनमें डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है हमें काफी ज्यादा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड अदर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रीजंस। 49% ऑफ द ग्रासलैंड इज एक्सपीरियंसिंग द डिग्रेडेशन। ग्रासलैंड की बात अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में करें तो करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ग्रासलैंड में आता है, दैट इज अराउंड 24% ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड एरिया। इसमें थ्रेट यही है कि एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर लिया, या तो आपने उस लैंड को या ट्री बेस्ड प्लांटेशन प्रोजेक्ट से लिए, या इन्वेसिव स्पीशीज ने उसको डैमेज कर दिया है, या फिर कोई मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा दिया आपने, जैसे सोलर पावर प्लांट या इस तरह की चीज, ठीक है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो आता है उसको बन्नी कहा जाता है, बन्नी ग्रासलैंड। ओके, यूएस सेंसिटाइज इंडियन फर्म्स ऑन रशियन एक्सपोर्ट्स। अब आपको पता है कि $65 बिलियन तक का ट्रेड हुआ दोनों के बीच, ठीक है। $61 बिलियन रशिया के फेवर में रहा, हमने से $4 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया। अब हम चाहते हैं कि हम अपने इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, अपने केमिकल्स, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो यूएसए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि आप ये सब जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, ये रशिया अपनी इस वॉर को और फ्यूल करने में यूज कर रहा है। तो या तो आप ये बंद कर दें एक्सपोर्ट करना, वरना इंडिया यूएसए आप पे सैंक्शन लगाएगा, यानी कि इंडिया पर। USA wants to sensitize the Indian industry against exporting certain items to Russia, such as chemicals, defense equipment, and aeronautical parts and components that can be used for missile system. इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड केमिकल्स ऑन रशिया आर ऑन द राइज, और हमें करना ही है, इसको बढ़ाना है। अभी थोड़े दिन पहले भी जब मीटिंग हुई तब भी मोदी जी ने यही कहा था कि हमें भी मौका दीजिए कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, अपना मार्केट ओपन कीजिए थोड़ा। US and its Western allies have been tightening the sanction against the Moscow, and Washington supervision could dampen India's growing export to Russia. ये हमारे ट्रेड डेफिसिट को फिर और ज्यादा बढ़ा देगा। ये सब बातें हम कर ही चुके हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद इन सब ने बॉम्बिंग की है तेल अवीव में, ठीक है। चाइना फिलिपींस शिप ये कोलाइड करती रहती है एक दूसरे से साउथ चाइना सी में, ठीक है। वो चाइना को पता चलेगा ट्रंप के आने के बाद। रशिया कैप्चर मेजर सेटलमेंट इन डोनेट्स, तो ये एक फ्रंट पे रशिया आगे बढ़ रहा है, दूसरे फ्रंट पे यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कुर्स्क रीजन में आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, याद रखिएगा। मलेशिया रिकंसिडर प्लान टू सेंड इट्स ऑरंगुटन अब्रॉड, अगेन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑरंगुटन पे, राइट। तो यहाँ पे जैसे चाइना करता है अपनी एक पांडा डिप्लोमेसी की, वो अपने जो अच्छे ट्रेड पार्टनर्स है उनको पांडा गिफ्ट करता रहता है, उस तरीके से मलेशिया ने कहा था कि हमसे जो भी ऑयल पाम वगैरह खरीदती हैं कंट्रीज, हम उनको ऑरंगुटन देंगे। मलेशिया इज इन्वाइटिंग कंट्रीज दैट बाय इट्स ऑयल पाम टू अडॉप्ट ऑरंगुटन बट लीव देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। मतलब इंडिया ले ले और बाद में उनको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दें। These great apes as gifts to palm oil purchasing countries, एंड ये इनका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने आज देखे, वैगल डांस एंड ऑरंगुटन, जो 2023 के फिल्म्स में पूछे गए थे। यहाँ पे यूएस साउथ कोरिया भी अपनी ड्रिल्स करते रहते हैं ताकि नॉर्थ को चेक किया जा सके, नॉर्थ कोरिया को, ठीक है। उस सबकी स्टोरी भी हमने समझी है, कोरियन वॉर वगैरह, वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री में कराऊंगा मैं आपको, मैं ही कराऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।